नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खूनी दौलत नॉवल का दूसरा पार्ट। तब हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? हैरिसन एंड फोर्ड के नाम लिखे गए आपके एक पत्र का, जो उन्हें बताए कि महीने की पहली तारीख से वे आपके प्रतिनिधि नहीं रहेंगे। वे मेरे परिवार के लिए 40 साल से ज़्यादा समय से उगाही कर रहे हैं। जब कोई खिदमतगार काम का ना रहे तो उससे छुटकारा पा लेने में ही समझदारी है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अचानक एक कुटिल भाव उमड़ा। ध्यान रखो, कहीं तुम्हारे कहे ये शब्द तुम पर ही भारी ना पड़े। ऐसा नहीं होगा, मैंने बीच में टोका। मैं नहीं समझता कि मैं आपका नौकर हूँ। आपका खानसामा अब सोचता है कि वो अपनी नौकरी वाली शैंपेन मुझे पिला सकता है, पर इस हरकत के अपने नतीजे हो सकते हैं। मिस सैली, मैं आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता हूँ, आप मुझे अपना नौकर ना समझें। अरे नाराज़ मत हो, उसने चौंकते हुए कहा। तुम्हें हरगिज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। आखिरकार वो तुम्हारे पिता की उम्र का है। तुम और मैं, मेरा विश्वास है, अच्छा साथ निभाएंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। कम से कम मैंने उसे जता दिया था कि मुझे हड़काया नहीं जा सकता था। अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो लीड बीटर को वापस बुला सकती थी। एक लंबी खामोशी के बाद मैंने कहा, मैं बाहर जाकर आपके हस्ताक्षर के लिए हैरिसन एंड फोर्ड के लिए एक लेटर डिक्टेट करा देता हूँ। वो अपनी चोंच जैसी नाक को सिकोड़ती हुई लेटी रही। मुझे नहीं पता कि वो ऐसा करके शायद आकर्षक दिखना चाह रही थी। ये सुबह भी खास रही मिस्टर विंटर्स। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी बैंक क्लर्क के साथ इतना मज़ा कभी लिया हो। तब इसको पूरा करने के बाद मैंने 334 वेस्टर्न एवेन्यू का जिक्र छेड़ा। उसने सख्ती से मेरी तरफ देखा। लगता है तुम आज सभी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। क्या तुम्हारे पास उसका भी हल है? उसके लिए किसी समाधान की आवश्यकता नहीं है। ये सब तुम पर निर्भर करता है। बर्गेस घर को वैश्यालय में बदलना चाहता है। अब ये तुम पर निर्भर करता है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिता की एक संपत्ति को वैश्यालय में बदल दिया जाए? मैं उसके चेहरे पर आए क्रोध से समझ सकता था कि उसे इतनी सीधी बात पसंद नहीं आई। वहाँ किराएदारों की भी समस्या है, मैंने कहा। मिस्टर लीडबीटर ने मुझे बताया था कि मुझे उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। वो उनके बेघर होने से काफ़ी दुखी था। इस बारे में कोई परेशानी नहीं होगी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। उसने अपनी भौहें उठाई। तुम ऐसा कैसे करोगे? मिस सैली, इस बात के लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे अपने हिसाब से ठीक कर दूंगा और ये समाधान स्थायी होगा। ठीक है, तब मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहूँगी। मैं बर्गेस से आज सुबह ही मिलूंगा। ये सब बहुत संतोषजनक है मिस्टर विंटर्स। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी तेज़ी से इतनी ऊंचाइयों को छूने जा रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं। ये मुझे स्पष्ट था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था। बैंक ये भूल रहा था कि कस्टमर हमेशा सही होता है। उसने बेड के साथ लगी घड़ी की तरफ देखा। क्या इतना समय हो गया है? मेरी 1 घंटे में एक अपॉइंटमेंट है और अभी तक मैं तैयार भी नहीं हूँ। ये बड़ी बेरुखी से किसी को झटकने जैसा था। उसे मुझसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था और अब वो मुझसे छुटकारा चाहती थी। मैं खड़ा हो गया। तुमसे मिलना अच्छा रहा मिस्टर विंटर्स, उसने कहा और अपने पंजे जैसे हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए। अपने हाथ में मुझे ठंडक और भंगुरता का एहसास हुआ। मैं सोचती हूँ कि तुम बड़े चतुर हो और मैं इस बदलाव से खुश हूँ। मैं मिस्टर स्टर्नवुड को बताऊंगी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। ठीक है मिस सैली, क्या अब आप मेरे लिए 2 छोटे से काम कर सकती हैं? ओह, अचानक उसकी आवाज़ सर्द हो उठी थी। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ मिस्टर विंटर्स? मैं आपके लिए ये मामला जल्दी से निपटाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है। अगर आप मुझे 1 या 2 दिन के लिए कार उधार दे दें तो मेरे लिए बड़ा मददगार होगा। पर तुम्हें कार उपलब्ध करवाना तो निश्चित रूप से बैंक का काम है। बैंक को इन बदलावों के बारे में नहीं बताया जाएगा जब तक वे हो नहीं जाते। मैंने कहा, अगर आपके पास स्पेयर कार नहीं है। 1 स्पेयर कार? वो तमक कर बोली। मेरे पास 6 स्पेयर कारें हैं। तब तो शायद आप मुझे 1 कार उधार दे सकती हैं। उसने गुस्से से अपना होंठ काटा। मैं समझ सकता था उसे अपनी कारों से दूर होने से नफरत थी। उसे किसी से कुछ भी साझा करने से नफरत होगी। ठीक है, मैं समझती हूँ कि मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, सिर्फ 1-2 दिन के लिए। अच्छा, तुम गैराज चले जाओ।
जॉय तुम्हें एक कार दे देगा। शायद ये आपकी मेहरबानी होगी अगर आप उसे टेलीफोन कर दे। मैं शैंपेन जितनी बुरी कार नहीं चाहूँगा। वो बहुत ही क्रोधित दिखने लगी थी। तभी अचानक वो हंस पड़ी। तुम भी कमाल की खोपड़ी हो, परंतु मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम वास्तव में जानते हो तुम्हें क्या चाहिए और तुम किस रास्ते जा रहे हो। मुझे अनुमान है कि मैं जानता हूँ। दूसरा बिंदु एक छोटा सा मामला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में मुझे आपके लिए बहुत सारे सीक्रेट काम करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे टैक्स के मामले। इस समय मैं बैंक के मेन ऑफिस में काम करता हूँ, जहाँ कोई भी ताका झांकी कर सकता है और देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपके हित में यह अच्छा रहेगा यदि मेरा अपना अलग ऑफिस हो। उसने अपना मालिकाना रुख छोड़ दिया। उसने मेरी तरफ ऐसे देखना शुरू किया कि मैं इंसान था और कोई तमाशाई जानवर नहीं था। उसके बाद वो खिलखिला उठी। क्या वो बेचारा मूर्ख बूढ़ा स्टनवुड जानता है कि उसे कैसा चालाक क्लर्क मिला है? मैं शर्त लगाती हूँ वो नहीं जानता। मैं सोचती हूँ तुम बहुत दूर तक जाने वाले हो मिस्टर विंटर्स। तुम मेरे हवाले से उसे बोलना, कहना कि मैंने जोर दिया है कि तुम्हारा अलग से ऑफिस हो। और इस तरह से मेरे हाथ एक कार और एक ऑफिस आए। तुमने देखा जब मैंने कहा संसार के दरवाजे मेरे लिए खुल गए थे का क्या मतलब था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मोबर्गेस एक अस्त व्यस्त डेस्क के पीछे बैठा था। एक बुझा हुआ सिगार उसके गंदे दांतों में था। एक मुड़ी तुड़ी हैट उसके सिर पर थी। वो मछली पकड़ने वाले कांटे जैसी नाक वाला और किसी जहरीले मेंढक की तोंद जैसी रंगत लिए हुए एक ठिगना पतला आदमी था। एक लाल बालों वाली लड़की जो किसी मॉडल से कम नहीं थी, अपने टाइपराइटर से दूर हटकर इस ढंग से बैठी थी कि उसके भारी नितंब मेरे और मुंह के बीच में आड़े आ रहे थे। आप क्या चाहते हैं? उसने मुझ पर अपना सवाल दागा और उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने मुट्ठी भरकर खाली कैन सीढ़ियों पर उछाल दिए हों। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुंह की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, अपना ये खूबसूरत सामान जरा एक तरफ सरकाओ जाने मन। यह अच्छा है पर इसके लिए जगह और वक्त मुनासिब नहीं है। मैं उसके पास से निकला और मुंह को अपनी बत्ती सी दिखाई और फिर उसे बताया कि मैं कौन था। मैं लीड बीटर का साथी हूँ, मैंने बताया। मैं मिस सैली के कामकाज को संभालता हूँ। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, खासतौर पर बड़ी जेबों वाली स्पोर्ट्स जैकेट को, फिर आगे झुककर मेरे जूतों का मुआयना किया। माफ करना मिस्टर विंटर्स, लेकिन तुम किसी तरह से भी बैंक के आदमी नहीं लगते। इन सब को छोड़ो, क्या तुम अब भी 334 वेस्टर्न एवेन्यू खरीदने के दावेदार हो? बिल्कुल, पर वो लड़का लीड बीटर बोला वो बिक्री के लिए नहीं है। क्या तुम अब भी उसे अपने बताए दाम पर खरीदना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। मैं इसका निपटारा कर सकता हूँ यदि ये लाल बालों वाली सुंदरी बाहर चली जाए और 5 मिनट वहाँ के नज़ारे का आनंद ले। वो थोड़ा तमतमाया सा दिखा और फिर अपना सिर घुमाकर लड़की पर झल्लाया, जो एक उंगली से अपने रंग से पुते हुए होठों में जी अटकाकर टाइप कर रही थी। तुम यहाँ से बाहर दफा हो जाओ कुछ देर के लिए। जब वो मटकती हुई दरवाजे से बाहर चली गई और पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया तो मो बोला, सौदा क्या है? तुम अपने दाम पर वो घर ले सकते हो यदि तुम किराएदार भी मकान की बिक्री के साथ कबूल करो, मैंने उसे बताया। मैं किराएदारों को साथ में क्यों लूँगा? मिस सैली किराएदारों से छुटकारा पाना पसंद नहीं करती। 35 सालों से या इसके आसपास से उन लोगों के पास ये घर है और वे काफ़ी बूढ़े हो गए हैं। मुझे लगता है तुम इस मामले में भावुक नहीं होंगे। घर तुम्हारा होने के बाद तुम उनसे छुटकारा पा सकते हो। उसने एक क्षण के लिए सोचा, एकाएक मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं साइन कर दूंगा जब भी वो करने के लिए तैयार हो। बढ़िया। मैं सिगरेट सुलगाने के लिए रुका, तभी मैंने उसकी तरफ देखा। अब मतलब की बात। उसकी आंखें एक बार फिर सिकुड़ गई। तुम काफ़ी स्मार्ट लगते हो, मुझे घूरता हुआ वो बोला। मुझे $500 देने के बाद ही तुम उस घर को ले पाओगे, उससे पहले नहीं। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। पुराने पापी लगते हो। ये मेरा सुझाव है। बैंक तुम्हें पसंद नहीं करता है। मिस सैली तुमसे डरती है। मेरे बिना ये घर लेने का तुम्हारा कोई चांस नहीं है। मेरा हिस्सा $500 है। अगर उस घर की कीमत तुम्हारे लिए इतनी भी नहीं है तो बोलो। ठीक है। अपने पतले कंधे उचकाते हुए वो बोला, ऐसी सौदेबाजी के लिए मैं हमेशा से शरीफ आदमी रहा हूँ। उसने अपनी अंदर की जेब से नोटों का भरा हुआ घिसा हुआ अपना पुराना वॉलेट निकाला। उसका माल मत्ता देखकर उसे थोड़ा ज़्यादा माल ऐंठने की इच्छा हुई, पर अफसोस उसके लिए अब देर हो चुकी थी। जब मेरा काम शुरू हो जाए तब आना मिस्टर विंटर्स, और छोकरी लोग को एक बार मौका देना। तुम मुझे काफ़ी माहिर आदमी लगते हो। वो तो मैं हूँ। उसके दिए हुए नोट उठाते हुए मैं बोला,
मैं कल तुम्हारे साइन करवाने के लिए वापस आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाए। जैसे ही मैं बाहर वाले ऑफिस में गया, लाल बालों वाली लड़की ने मुझसे नजरें मिलाई और अपना उभरा हुआ सीना मेरी तरफ ऊपर उठाया। मैंने अपने कदमों को रोका तक नहीं। इन सब बातों के लिए अब समय नहीं था। मैं अपने कानों में डॉलर्स की मधुर झंकार सुन रहा था और उससे मधुर संगीत मेरे लिए कोई दूसरा नहीं था। ये दिन बड़ा शानदार बीत रहा था। लिटिल ईडन में 5 या 6 एस्टेट फर्म थी। हैरिसन एंड फोर्ड सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा साख वाली फर्म थी। स्टीनबैक एंड हावे सबसे छोटी और सबसे बदनाम फर्म थी। मैंने निश्चय किया कि ये फर्म वेस्टल का बिजनेस संभालने में पूरा जोर लगा देगी। वे सही लोग थे और शैली फाउंडेशन से ज़्यादा किराया निकाल सकते थे। उनके उगाही वाले कर्मचारी पहलवान जैसे थे, जो आसानी से किराए की वसूली के लिए अपने साथ अखबार में लिपटी हुई शीशे की रॉड लेकर चलते थे, जो लोगों के लिए इशारा होती थी। जब मैं फूलदार और वृक्षों से घिरी चौड़ी सड़क पर कैडलॉक ड्राइव कर रहा था तो मैं चिंतित था कि बर्नी हावे पर क्या अपना दुस्साहस आजमा पाऊंगा। मैं उससे कभी नहीं मिला था, पर उसकी साख एक सूदखोर और धोखेबाज के रूप में कुख्यात थी। काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर था कि हमारी बातचीत कैसे होती है और वो वेस्टल के व्यापार में कितनी गहराई तक अपनी रुचि दिखाता है। मुझे उससे मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे ही मैंने रिसेप्शनिस्ट को बताया कि मैं बैंक से हूँ, वो सीधा मुझे उसके ऑफिस में ले गई। हावे बहुत ही मोटा आदमी था। लंबा कद, गोल गेंद जैसा चेहरा, झुकी हुई मूंछें और पैनी नीली आंखें। वो उम्र के लिहाज से 50 के पेटे में था, पर उससे ज़्यादा बूढ़ा लगता था। जब मैंने रूम पार किया तो उसने खुर्दबीन जैसी निगाहों से मुझे देखा, खड़ा हुआ और अपना भारी भरकर नमी से भरपूर हाथ मुझसे मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर विंटर्स, बैठिए। आप भी व्यस्त हैं और मैं भी, मैंने बैठते हुए कहा। मैं सीधे मतलब की बात पर आता हूँ। मेरे विचार से आप जानते हैं कि पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन मिस सैली के मामले देखता है। उसने सिर हिलाया। मिस सैली के साथ किसी भी सौदे में बैंक का प्रतिनिधित्व करना मेरा काम है। मैंने बात जारी रखी। मैंने अभी हाल ही में ये जिम्मेदारी संभाली है और मैं इधर उधर थोड़े से बदलाव कर रहा हूँ। क्या आप शैली फाउंडेशन के लिए किराए की वसूली करने के लिए इच्छुक होंगे? उसने अपनी मोटी उंगली से अपनी मोटी नाक को रगड़ा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और भावशून्य था। क्या हैरिसन एंड फोर्ड ये काम छोड़ चुके हैं? मिस सैली उन्हें छोड़ने के बारे में सोच रही हैं। मैंने अपनी फाइल से सैली फाउंडेशन की पिछले महीने की किराए की स्टेटमेंट निकाली और मेज़ पर उसकी तरफ सरकाई। मिस सैली उन आंकड़ों में 15% की बढ़ोतरी चाहती हैं। उसने कुछ क्षण के लिए स्टेटमेंट का अध्ययन किया, फिर ऊपर देखा। उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जो भी किराया मेरे क्लाइंट चाहते हैं, मेरे आदमी उसकी उगाही में निपुण हैं। इसका मतलब तुम सोचते हो कि तुम इससे निपट सकते हो? निश्चित तौर से। काश वो मुझे थोड़ा और जोश से भरा हुआ सुनाई देता। हमने 1 या 2 मिनट के लिए शर्तों पर बात की। मुझे आश्चर्य हुआ कि हैरिसन एंड फोर्ड के मुकाबले उसका कमीशन थोड़ा कम था। तुम समझ लो कि फाउंडेशन तो एक बाल्टी में सिर्फ बूंद बराबर है, मैंने कहा। मिस सैली की सारे देश में प्रॉपर्टी है। मैं उसे शायद राजी करने में कामयाब हो सकता हूँ कि वो उन सब की देखरेख तुम्हें करने दे। क्या तुम ये सब संभाल सकते हो? निस्संदेह मिस्टर विंटर्स, उसने जवाब दिया। हमारी संस्था छोटी या बड़ी किसी भी एस्टेट को संभालने के लिए तैयार है। उसकी इस बेरुखी ने वो रास्ता तैयार किया जो मैं अगली चाल के लिए सोच रहा था। मैंने अनुमान लगाया कि वो जानबूझकर इस तरह खेल रहा था। मैंने कहा, शायद मैं उसे राजी कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अवश्य ही कर लूँगा। मैंने बात का थोड़ा सा और खुलासा करते हुए कहा, अगर तुम पहले इंतज़ार करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि हम शैली फाउंडेशन को कैसे संभालते हैं, मुझे ये फैसला तुम पर छोड़ते हुए खुशी होगी। उसने आराम से जवाब दिया। इस जवाबी तलवारबाजी में मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिर मुझे खुले में उतरना ही पड़ा। मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या हम हवाई घोड़े दौड़ाना छोड़कर और इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस बात करें? मेरे पास एक ज़बरदस्त प्रस्ताव है जिसे शहर की हर एस्टेट फर्म झपट लेगी। मैं ये तुम्हारे लिए पेश कर रहा हूँ, पर इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? उसका थुलथुल गोल चेहरा भावशून्य था जिस वक्त वो मुझे देख रहा था। इसमें तुम्हारे लिए क्या है? उसने दोहराया। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ मिस्टर विंटर्स। तुमने कहा था कि तुम पैसिफिक बैंकिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारी हो। क्या ऐसा नहीं कहा था? मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैंने उसकी तरफ अपनी गर्दन ऊंची करते हुए कहा। मैं बैंक के लिए काम करता हो सकता हूँ, पर मैंने काफ़ी पहले इस मामले में होने वाले बदलाव का अंदाज़ा लगा लिया था। आप शायद ये जानना चाहोगे कि बैंक अभी भी हैरिसन एंड फोर्ड की सेवाएं बरकरार रखने को इच्छुक है।
देखो, इस बात को समझो मिस्टर हावे, आपकी फर्म शहर में ज़्यादा रसूखदार नहीं मानी जाती है। बैंक तुम्हें कोई बिजनेस नहीं देगा और तुम ये अच्छी तरह जानते हो। मैं ये स्थिति बदल सकता हूँ। मैं मिस सैली पर बहुत प्रभाव रखता हूँ। क्या तुम्हें कोई कारण लगता है कि मुझे बिना किसी फायदे के उसका बिजनेस तुम्हें क्यों दे देना चाहिए? उसने लंबे समय तक मुझे ध्यान से परखा। हाँ, मैं तुम्हारा मतलब समझ सकता हूँ। तुम क्या चाहते हो मिस्टर विंटर्स? आखिर मैं उसे अपने हिसाब से बात करने पर ले ही आया। $1000 मिस्टर हावे। उसके बदले अभी इसी वक्त मैं तुम्हें मिस सैली की सारी प्रॉपर्टीज की देखभाल के लिए अधिकृत करने के लिए लेटर दे दूंगा। वो अपने सफ़ेद ब्लॉटर की तरफ घूरता रहा। फिर उसने ऊपर देखा। मैं मिस सैली द्वारा खुद दस्तखत किए गए लेटर को लेना पसंद करूंगा। मुझे वो दो और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। उसे लेटर देने में, वेस्टल को राजी करने में मुझे किसी परेशानी की आशंका नहीं थी। मैं कल दोपहर तक इसे लेकर यहाँ आता हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारे साथ बिजनेस करके खुशी हुई मिस्टर विंटर्स। तुम अपने लिए रास्ता बखूबी निकाल सकते हो। मेरे रुपए नकद तैयार रखना मिस्टर हावे। अवश्य। गुड डे मिस्टर विंटर्स। मैं बाहर गली में अपने चेहरे से पसीने पहुंचने के लिए रुका। बरगेज को चारा डालना आसान था, पर अब मुझे चिंता हो रही थी कि हावे के ऊपर वही पासा फेंकना कहीं मेरा गलत कदम तो नहीं था। हालांकि मेरे साथ चलने में उसे हर चीज़ का फ़ायदा था, परंतु अगर उसने बैंक में मेरी शिकायत कर दी तो वो मुझे फंसा सकता था। मुझे यकीन नहीं हुआ वो ऐसा करेगा। उसे वेस्टल का बिजनेस मिलने का कोई चांस नहीं था जब तक वो मेरे अनुसार नहीं चलता। मैंने एक सिगरेट सुलगाई और फुटपाथ पार कर कैडिलाक तक पहुंचा। मुझे खतरे तो उठाने पड़ेंगे। अगर ये कामयाब रहा तो मैं $1500 के फ़ायदे में होऊंगा। मैं पागल नहीं था जो ऐसे पैसे के लिए जोखिम नहीं उठाता। बैंक में वापस पहुंचने पर अपने डेस्क पर मुझे संदेश मिला कि वहां पहुंचते ही मैं स्टर्नवुड को रिपोर्ट करूं। एक पल के लिए मेरा दिल ताज़ी पकड़ी गई मछली की तरह उछला। क्या हावे या बरगेस में से कोई उस तक पहुंच गया था? जब मैंने स्टर्नवुड के ऑफिस में कदम रखा तो मैं अपने चेहरे पर पसीने की ठंडी बूंदें महसूस कर सकता था। उसने उड़ती सी नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुराया। जैसे ही मैंने वो मुस्कान देखी, मैं समझ गया कि सब ठीक था। मुझे एक ड्रिंक की तलब उठी, इतनी ज़बरदस्त कि इससे पहले मुझे कभी ऐसी महसूस नहीं हुई। आओ चैड, बैठो। अपनी टांगों को भारमुक्त करके मैं खुश था। बहुत खूब। मिस सैली तुमसे बहुत खुश लगती है यंग मैन। असल में उसने तुम्हारे बारे में मुझे फ़ोन करने का कष्ट उठाया। खुशी से दमकते हुए स्टर्नवुड ने कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप तो जानते हैं ये सब कितना मुश्किल है। मैंने लापरवाही से कहा, लगता है हम इसको करने में सफल हुए। मैं तो कहूँगा कि तुमने ये सब किया। उसने मुझे बताया है कि तुम यहाँ प्राइवेट ऑफिस लेने वाले हो। स्टर्नवुड ने खिलखिलाते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है वो हमारे यहाँ आ सकती है और तुम्हारे साथ कहीं कुछ बातों की चर्चा करना चाहेगी। इस खबर ने मुझे चौंका दिया। मुझे वेस्टल से आशा नहीं थी कि वो मेरे लिए इस बारे में बात करेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं मैं उसके लिए उसकी उम्मीद से ज़्यादा काम का साबित तो नहीं हुआ हूँ, जितना आखिरकार मैंने सोचा था। मेरे ख्याल से ये एक शानदार सुझाव है, वो बोलता गया। असल में तुम्हारा नया कमरा अब तुम्हारे लिए तैयार है। मैंने इसको तैयार करने के आदेश दे दिए थे जैसे ही मिस सैली ने ये बात उठाई थी। मैं उसको अक्सर यहाँ आने के लिए उत्साहित करना चाहता था। मैं आपसे सहमत हूँ सर। सैली के कमरे से अगला कमरा तुम अपने ऑफिस के लिए ले लो। स्टर्नवुड बोलता रहा। उससे सुंदर दृश्य दिखता है और वो काफ़ी हद तक सुसज्जित भी है। मैं मिस गुडचाइल्ड को तुम्हारे स्टेनोग्राफर के रूप में विस्तार से बता चुका हूँ। धन्यवाद सर, मैंने कहा, उसकी आंखों से इस बात को छिपाते हुए कि मैं इस सबसे कितना आश्चर्यचकित था। उन 3 मसलों का क्या हुआ जो मिस सैली उठा रही थी? स्टर्नवुड ने पूछा। कैसे तुमने उसमें सफलता पाई? बैंक की वापसी पर रास्ते में मैं निश्चय कर चुका था इस अपरिहार्य प्रश्न का बढ़िया सा जवाब मुझे कैसे देना था। वेल सर, मैं मिंक कोट के मामले में उससे बात करने में सफल हो पाया। इसमें समय लगा, पर मैंने उसे समझा दिया कि इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट था। मैंने उसे बता दिया कि यह टैक्स की धोखाधड़ी होगी और उसे इसके लिए सजा भी हो सकती है। इस बात ने उसे डरा दिया। बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें यह बताने में कोई झिझक नहीं मानता कि हम उससे इस तरह बर्ताव करते हुए बड़े चिंतित थे। स्टर्नवुड ने खुश होते हुए कहा, उसका स्वभाव बड़ा विस्फोटक है। अब बाकी के 2 मुद्दों के बारे में मामला कैसे हल हुआ? मैंने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। मुझे खेद है सर, परंतु वो मेरे पहुंचने से पहले ही इस बारे में कदम उठा चुकी थी। मुझे डर है कि लीड बीटर शायद उसे सही ढंग से नहीं संभाल पाया। उसने महसूस किया कि उसे डराया जा रहा था और उसने अपनी आज़ादी दिखाई।
उसने अपना घर बर्गेस को बेच दिया और किराया उगाही का काम स्टीनबेक एंड हावे को ट्रांसफ़र कर दिया और शैली फाउंडेशन का किराया बढ़ा दिया। हावे ने वेस्टल को आश्वासन दिया है कि वो बिना किसी कठिनाई के ज़्यादा पैसा वसूल कर सकता है। स्टर्नवुड ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। स्टीनबेक एंड हावे? वे ही क्यों, वे सूदखोर हैं। हावे धोखेबाज है। मैंने उसे वो सब बताया था, पर उसने मुझे अपने काम से काम रखने के लिए कहा। हावे उससे खूब सारा धन कमा सकता है। अगर आपकी इजाज़त हो सर, उस पर जो भी थोड़ा बहुत मेरा प्रभाव है उसे इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखता हूँ और उसे मनाने की कोशिश करता हूँ कि वो मुझे हावे से सीधी डील करने दे। मैं उस पर लगाम लगा सकता हूँ। स्टर्नवुड की आंखें अचानक सतर्क हुई। प्रभाव? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या प्रभाव है तुम्हारा वेस्टल पर? मैंने तुरंत महसूस किया कि मैं कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वासी हो गया था। मैं अब मो बर्गेस से सौदेबाजी नहीं कर रहा था। मैं जानता हूँ यह आपको अजीब सुनाई देगा सर, पर मुझे लगता है जैसे मिस सैली मेरी राय स्वीकार कर लेंगी। उसने मुझे घूरना जारी रखा। हम हार्वे को सिर्फ काबू में करना नहीं चाहते चैड, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये बेहतर रहेगा मैं मिस सैली से खुद बात करूं। अब मैं बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहा था। यदि उसने हार्वे के बारे में वेस्टल को फ़ोन कर दिया और स्टर्नवुड को पता लगा कि हार्वे के अस्तित्व को भी नहीं जानती, तो मैं बहुत नरकीय स्थिति में होऊंगा। जैसे ही वो टेलीफोन तक पहुंचा, मैं बोला, एक पल रुकिए सर, आप जानते ही हैं वो कैसी औरत है। आपकी बात सुनकर वो सोच सकती है कि अभी भी उसे डराया जा रहा है। उसका हाथ टेलीफोन के ऊपर मंडराया। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं हावे के बारे में उसे चेतावनी दूं। वो तीखे स्वर में बोला। मुझे अपनी आवाज़ को संभालने में कठिनाई हुई। जब मिस सैली ने बताया कि उसने क्या किया तो मैं वास्तव में हावे के पास शहर गया था सर। आखिर में वो नाराज़ हो गई। उसने मुझसे कहा है अगर उसने हावे के बारे में हमसे कुछ और सुना तो वो बैंक में अपना अकाउंट बंद कर देगी। स्टर्नवुड ने अपना हाथ टेलीफोन से तुरंत हटाया, जैसे उसे वो काटने वाला हो। अगर मैं उसे मना लेता हूँ कि वो सभी रेंट स्टेटमेंट मुझे देखने दे, मैं बोलता रहा। जैसे ही वे उसके पास आती हैं, मैं नहीं समझता हावे ज़्यादा कुछ नुकसान कर सकता है। उसने अपनी ठोड़ी को रगड़ा और सहमति में सिर हिलाया। तुम सोचते हो तुम ये कर सकते हो? मैं ऐसा सोचता हूँ सर। शायद ये ज़्यादा सही रहेगा। मुझे खुशी होगी अगर आप पहले मुझे कोशिश करने दें। अगर मैं फेल हो जाता हूँ तब आप आगे संभाल सकते हैं। इससे आपको बात करने का अच्छा बहाना मिल जाएगा। आप कह सकोगे कि मैं हमारा केस सही ढंग से नहीं संभाल पाया। उसे शायद ये पसंद आया, इसलिए वो निश्चिंत होकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, कल उससे मिलो और उससे बात करो। अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो मैं उससे बात करूँगा। वो अचानक मुस्कुराया। कम से कम तुमने मिंग कोट वाला मामला तो ख़त्म किया। वो मुझे चिंता में डाल रहा था। उस मामले में तुमने अच्छा काम किया। धन्यवाद सर, मैं बोला। मैं हवा के गोले की तरह उसके दफ्तर से बाहर निकला। अगली सुबह 9 बजे से पहले मैं अपने नए ऑफिस में था। वो मेरे लिए एक कीर्तिमान था, पर अभी पूरा दिन मेरे सामने था और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। रात के समय मैंने कुछ गहन सोच विचार किया। मेरे पास कई तरह के विचार थे जो मुझे कुछ पैसा अपने लिए कमाने का मौका दिला सकते थे। मैंने वेस्टर्न सैली के नाम की ताकत को महसूस किया। अगर मैंने अपने पत्ते सावधानी से चले तो मैं उसके नाम को भुना सकता हूँ। कहीं भी उसका बिजनेस किसी को भी सौंपकर खुद मुनाफा कमा सकता हूँ। मैंने ये भी महसूस किया कि मैंने उस मूर्ख बर्गेस के ऊपर ज़्यादा पैसे के लिए दबाव नहीं डाला। मैं हावे को $3000 ज़्यादा देने के लिए पटा सकता था। मैंने अपना मन बनाया कि भविष्य में अपनी मांगों को लेकर मैं किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगा। मेरे पास बेचने के लिए अगर कुछ है, यदि वे इसे खरीदना चाहते हैं तो उन्हें इसकी कीमत मुझे अदा करनी ही होगी। वेस्टल के दस्तखत वाला हावे के लिए ड्राफ्ट लेटर पूरा करने के बाद मैंने डाउनटाउन के एक युवा वकील जैक केयर को फ़ोन लगाया, जो मेरा पुराना जानकार था। मैंने उसे बताया कि मैं चाहता था 334 वेस्टर्न एवेन्यू की बिक्री का मामला वो देखे और उसे दिन में मैंने सारे आवश्यक दस्तावेज देने का आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने 1 घंटा वेस्टल की निवेश संबंधी किताब को समझने में लगाया। जैसा मैंने सोचा था, उसकी पाई सरकारी बॉन्ड और गिल्ड संबंधी स्टॉक्स और ऐसी जगहों पर निवेशित थी जहां पैसा उतना ही सुरक्षित था जितनी लड़कों की पार्टी में भटक कर पहुंची हुई कोई कुंवारी कन्या। मैंने कुछ और गहन चिंतन किया, फिर कुर्सी पीछे धकेलकर अपना हैट उठाया। मैं वेस्ट सिटी स्ट्रीट कार ड्राइव करता हुआ पहुंचा और दफ्तरों की बड़ी इमारत के बाहर पहुंचा। एलिवेटर की मदद से मैं 5वें माले पर पहुंचा और कॉरिडोर में चलता हुआ मैं रयान ब्लैकस्टोन के ऑफिस तक पहुंच गया। मैं कुछ सालों से ब्लैकस्टोन से परिचित था।
वो युवा खुशमिजाज और साधारण सा आदमी था। उसने अपने पिता का स्टॉक और बॉन्ड को बराबर संभाल लिया था और अब वो एक कामयाब दलाल था। वो मुझे देखकर हैरान हुआ। आज क्या चीज़ तुम्हें यहाँ खींच लाई? उसने पूछा। आओ अंदर आओ। जब हम कुर्सी पर जम गए तो मैं बोला, रेयान, सैली के अकाउंट में से थोड़ा सा हिस्सा लेना तुम कितना पसंद करोगे? मैंने कल ही उसका अकाउंट संभाला है। मैं आज इस हैसियत में हूँ कि कुछ कारोबार तुम्हारे साथ हो सकता है। मेरे लिए इससे अच्छा शायद कुछ नहीं होगा। मैं मिस सैली के स्टॉक्स का रिकॉर्ड जांच रहा था। लीड बीटर ने महीनों से उसके लिए एक ढेला नहीं कमाया। मैं सोचता हूँ कि मैं उसे तुम्हें एक मौका देने के लिए मना सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे मामला जमाना पड़ेगा। तुम क्या कहना चाहते हो? कोई ऐसा शेयर जानते हो जो ऊपर चढ़ने की बस शुरुआत करने वाला हो? ऐसी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बढ़ सकती हैं, पर मैं उनकी गारंटी बिल्कुल नहीं ले सकता। मान लो तुम्हारे पास 1 मिलियन का चौथा हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए है। क्या वो पैसा शेयर के दाम बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करेगा? वो सक पकाया। अगर ये रकम सही स्टॉक में लग जाए तो ये निश्चित तौर पर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा स्टॉक जो पहले से बढ़ रहा हो। हम उसमें 1 मिलियन का चौथा हिस्सा लगाएंगे और ना समझ लोग ये समझेंगे कि ये स्टॉक आसमान छूने वाला है। किसी ऐसी चीज़ का पता लगाओ। ऐसा तो कॉन्वे सीमेंट्स है। पिछले कुछ दिनों में ये 5 पॉइंट बढ़ा है, पर इसमें खतरा है चैड। ठीक है, तो इसमें जोखिम है, पर उसका अकाउंट ये झेल लेगा। हम $10,000 से ज़्यादा नहीं खो सकते। क्या खो सकते हैं? उसने हैरानी से मुझे देखा। लानत है मुझ पर, अगर तुमने बैंकर की तरह मुझसे बात की। मान लो अगर हमने $10,000 खो दिए तो क्या इसकी संभावनाएं हैं? मैं कहूँगा 50 में से 1। पर 1 मिनट रुको चैड, क्या तुम्हारे पास इस तरह की डील करने का बैंक से कोई ऑफिशियल लेटर है? मुझे बैंक की अथॉरिटी की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मिस सैली की अथॉरिटी है। मैंने उसे बताया है कि मैं एक उभरते हुए नए ब्रोकर को ढूंढने की कोशिश करूंगा, और अगर उसका दाव नहीं चला तो क्या वो $10,000 का नुकसान झेलने के लिए तैयार होगी? उसने कहा है कि वो इतना झेल लेगी। वो लंबे समय तक मुझे परखता रहा। चैड, अगर तुम चाहते हो कि मैं वो पैसा निवेश करूं तो मैं वो आदेश लिखित में चाहूँगा। तुम ये लिखित में ले सकते हो। मुझे कागज़ की सीट दो। मैंने उसके कहे अनुसार लिखा, पर उस पर अपने साइन नहीं किए। वहाँ तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए चैड। ज़रूर। मैंने पेन नीचे रख दिया, पर कुछ चीज़ें पहले तय हो जाए। क्या? अपनी उम्र मुताबिक बर्ताव करो। तुम क्या सोचते हो मैं किस बात के लिए राज्य के सबसे बड़े अकाउंट की पेशकश तुम्हें करूँगा? तुम्हारे पास जितना कभी तुमने ख्वाब में सोचा होगा उससे ज़्यादा पैसा संभालने का मौका है। तुम्हारे पास मौका है कि सभी मशहूर फर्म तुम्हें वेस्टल सैली के ब्रोकर के रूप में पहचाने। इसलिए आओ अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करें। इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा है? उसने विस्फारित नेत्रों से मुझे देखा। ये क्या है? तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते जबकि तुम बैंक के लिए काम कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तब तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और लोवेन एंड फ्रैंक से बात करनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि वो इतने बड़े ऑफर को महज इसलिए अस्वीकार कर देंगे क्योंकि मैं एक बैंक में काम करता हूँ। 1 मिनट रुको, उसने शीघ्रता से कहा। क्या बैंक? भाड़ में गया बैंक। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में है। अगर ये तरीका तुम्हें पसंद नहीं है तो कहो, मैं कहीं और चला जाऊँगा। उसने अपने कंधे उचकाए। ठीक है, पर मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब सुनो, अगर तुम आधा कमीशन मुझे दो तो ये अकाउंट तुम्हें मिलेगा। इस बात ने उसे हिला दिया। हे भगवान, आधा? कमीशन का आधा उन सभी सौदों पर जो तुम मिस सैली के लिए करोगे। या तो हामी भरो या फिर छोड़ो इसे। क्या ख्याल है? कुछ पलों के लिए उसने मुझे परखा और फिर हंस दिया। तुम बहुत बड़े ठग हो। बेशक ये बात पक्की है। तुम सच में कॉन्वे सीमेंट्स के बारे में आश्वस्त हो? बिल्कुल, वो तो मैं हूँ। मैंने लेटर पर साइन किए और मेज़ के पार उछाल दिया। $2.5 लाख के खरीद लो। जैसे ये 2 या 3 पॉइंट्स बढ़े निकल जाओ। तुम आज भी निकल सकते हो। अगर ये दौड़ना शुरू करे और सच में ही बढ़ जाए तो क्या मैं रुका रहूं? नहीं, अगर तुम हो सके तो आज ही बाहर निकल जाओ। मैं चाहता हूं कि वो तेज़ी से मुनाफा कमाए। वो एक लालची कुतिया है, और अगर उसने देखा मैं उसे जल्दी मुनाफा दे रहा हूं तो ये कोई नहीं जानता कितना बिजनेस वो हमें देगी। कुछ और बातचीत करने के बाद मैंने उससे विदा ली और ड्राइव करता हुआ वेस्टर्न कैलिफोर्निया बैंक पहुंचा। मो बर्गेस के दिए हुए पैसों में से $100 का प्रयोग करते हुए मैंने एक खाता खोला। तब मैं वापस बैंक पहुंचा।
उस समय मैं 7वें आसमान पर था। मेरे पास कार थी, मेरा अपना ऑफिस था, एक स्टेनोग्राफर थी, बैंक में पैसा था और बहुत सारा पैसा कमाने के अवसर मेरी राह में आने वाले थे। 7वें आसमान पर मैं आसमानी तारों में क्यों था? मैं अभी फ्लोरियन रेस्तरां में महंगे दोपहर के खाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने बेसब्री से रिसीवर उठाया। मिस्टर विंटर्स, एक औरत की आवाज़ आई। मैं मिस डोलान बोल रही हूँ। मिस डोलान? अरे हाँ, मिस शैली का दायां हाथ। तुम कैसी हो मिस डोलान? मिस शैली तुमसे मिलना चाहती है, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मिस शैली मेरे लिए दुर्भाग्यशाली साबित होने वाली थी। मैं भूखा था और इसके अलावा मैंने निश्चय किया था कि मैं हर बार उसकी उंगली के इशारे पर कूदकर वहाँ नहीं पहुँचने वाला था। मैं 2 बजे के बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा मिस डोलान। मेरे पास कुछ कागजात है मिस शैली के दस्तखत के लिए। उन्होंने कहा है अभी इसी वक्त। प्लीज़ मेरा कोई बहाना बना दो, मैं 2 बजे तक कहीं फंसा हुआ हूँ। एक बार रुककर वो बोली, मुझे नहीं लगता तुम बात को समझे हो, इसका मिस्टर हावे से संबंध है। एक अदृश्य घूंसा मुझ पर हथौड़े की तरह पड़ा। हावे? तुम्हारा मतलब बर्नी हावे? उसके बारे में क्या हुआ? वो अभी यहाँ से गया है। मिस शैली ने कहा है तुम्हें तुरंत यहाँ बुलाने को। इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो उस कुतिया के पिल्ले ने मुझसे धोखा किया। अचानक मैं इतने तनाव में था कि बोल भी नहीं पा रहा था। अब मैं बैंक के दरवाजे से बाहर निकाले जाने से बस आधा रास्ते ही दूर था। मुझे अंदाज़ा हो जाना चाहिए था वो सूदखोर स्टर्नवुड के पास जाने की जहमत नहीं उठाएगा। वो सीधा वेस्टल के पास जाएगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। क्या तुम सुन रहे हो मिस्टर विंटर्स? उसकी शांत आवाज़ ने मेरे कानों में कहा। सुनो मिस्टर विंटर्स, वो आवाज़ बोलती रही। प्लीज़ मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। जब वो इतने गुस्से में हो तो उससे निपटने का एक ही रास्ता है, उससे माफ़ी मत मांगो, अपने लिए कोई बहाना मत बनाओ। तुम्हें वापस उस पर चिल्लाना होगा। वो तुम्हें जो दे तुम्हें उससे बेहतर लौटाना होगा। क्या तुम समझे? तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई भी आदमी जिसमें उससे ज़्यादा चिल्लाने का हौसला हो उसे धराशायी कर सकता है। मैं उसे जानती हूँ। वो सिर्फ चिल्लाना और गुस्सा दिखाना जानती है, पर उसमें साहस नहीं है। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मैं सब अच्छे से सुन रहा था। मैं ऐसे सुन रहा था जैसे मेरा जीवन इसी बात पर निर्भर हो। तुम मुझे बहका तो नहीं रही हो? बिल्कुल नहीं। यही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है। मैं ये नहीं कहती कि इससे तुम्हारा कोई भला होगा, परंतु ये तुम्हारी एकमात्र उम्मीद है। तुम जो भी करो पर बहाने मत बनाना। क्या मैं उसे बता सकती हूँ कि तुम अभी आ रहे हो? हाँ, उसे बता दो। मैं पौने घंटे में वहाँ होऊंगा। और मिस डोलान, मुझे नहीं पता तुम ये सलाह मुझे क्यों दे रही हो, पर मैं इसकी सराहना करता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि उसने फ़ोन रख दिया था। मैंने क्रेडिल पर रिसीवर रखा, अपने हाथ और चेहरे को पोंछकर कुर्सी पीछे सरकाई। मैं खुद को बहका नहीं रहा था। अगर मैं चिल्लाकर छत फाड़ने का हौसला कर भी लेता हूँ तो आखिर में चलेगी तो वेस्टल की ही। कार, ऑफिस, स्मार्ट मिस गुड चाइल्ड, हावे के $1000, ब्लैकस्टोन का आधा कमीशन और मेरी जॉब अब छूटने की कगार पर थे। मैं ऑफिस से निकला और कॉरिडोर से चलता हुआ पिछले दरवाजे पर पहुंचा, जहां मैंने अपनी कैडिलैक कार छोड़ी थी। मैं उसे तेज रफ्तार से चलाता हुआ नज़दीक के बार पहुंचा। कार से बाहर निकला, अंदर गया और 3 डबल विस्की के पैग अपने हलक से उतनी तेजी से नीचे उतारे जितनी तेजी से बारमैन ने उन्हें बनाया था। विस्की ने दोबारा मेरे पैरों में जान डाल दी। मैंने क्लिफ साइड की यात्रा लगभग 7 मिनट में पूरी की। जिस तूफानी तरीके से मैंने क्लिफ रोड पर कार चलाई थी, उसे किसी दूसरे समय मुझे डर लगता। जिस समय मैं लोहे के मुख्य द्वार पर पहुंचा, मैं हावे को इतना कोस रहा था जितना मैंने जिंदगी में पहले कभी किसी को नहीं कोसा होगा। हरगिस ने दरवाज़ा खोला और मेरा हैट लिया। उसका चेहरा भावशून्य था, फिर भी मुझे यकीन था कि वो जानता था मुझे किस लिए भेजा गया था। मेरा अनुमान था कि वो मुझे हैट वापस देने का इंतज़ार कर रहा होगा जब मैं वापस बाहर आऊँ। अगर वो हंसा या उसने अपनी जीत की खुशी दिखाई तो मैंने खुद से वादा किया कि मैं उसकी बत्ती सी तोड़कर उसके हलक में उतार दूंगा। मिस सैली आपका इंतज़ार कर रही है सर, वो बोला और विशाल कॉरिडोर से मेरी आगवानी करता हुआ मुझे बरामदे में ले आया, जो बाहर टेरेस में खुलता था। आप उनसे टेरेस में मिलेंगे सर। मैंने एक गहरी सांस ली और टेरेस पर अपने कदम रखे। ओह, चालाक स्मार्ट मिस्टर विंटर्स, मुंडेर के ऊपर बैठे हुए और हिलते हुए वो बोली। उसकी आवाज़ कड़क थी और आंखें चमक रही थी। मैं अपने हाथों को जेब में डाले टेरेस पर थोड़ा और आगे बढ़ा। मेरा दिल धाड़ धाड़ मेरी पसलियों से टकरा रहा था। मेरा चेहरा नम्रता से उसके हाव भाव समझने की कोशिश कर रहा था।
मुझसे क्या सुनने की उम्मीद है? ये ढोंग मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना। ये सब किस लिए है? क्या मैंने किसी बात पर तुम्हें नाखुश कर दिया है या कुछ और बात है? वो गुस्से से कांप रही थी और उसके पंजे जैसे हाथ इस प्रकार खुल और बंद हो रहे थे जैसे मेरी आंखें निकाल लेने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से रोक पा रही हो। क्या तुम बर्नी हार्वे को जानते हो? उसने धमकी भरी आवाज से पूछा। हाँ, क्यों? वो एक स्मार्ट क्रिमिनल लॉयर है। मैं उससे आपके बारे में बात करने वाला था मिस सैली। मेरे विचार से आपके लिए फाउंडेशन का किराया इकट्ठा करने के लिए वो बिल्कुल सही आदमी है। तुम उसे छोड़ो। वो मुझ पर चिल्लाई। तुमने $1000 के बदले में उसे काम देने का ऑफर दिया या नहीं दिया? बिल्कुल दिया। क्यों? वो एक आम बात है। जब हावे जैसे गिरे हुए आदमी से व्यवहार किया जाए तो उससे कमीशन की उम्मीद की जाती है, वो भी तब जब आप उसे किसी काम के लिए ऑफर करते हैं। पर शायद ये वो मुद्दा नहीं है जिस पर आप आपे से बाहर हो रही हैं। क्या मेरी ये बात सही है मिस सैली? वो मुंडेर से उतरी और मुझ तक पहुंची। उसका सिर मेरे कंधे तक भी नहीं पहुंचा और यहाँ उसको सीधा नुकसान था, परंतु शायद उसको स्थिति का एहसास नहीं था। और तुम्हारी नीयत उस पैसे को अपने पास रखने की है? वो चिल्लाई। यहाँ बात खत्म करने का एक मौका मेरे पास था। मैं उसे बता सकता था कि मेरी नीयत वो पैसा उसे सौंपने की थी, और वो इतनी लालची हो सकती थी कि वो शायद उन पैसों को ले लेती और शांत हो जाती। शायद उन 3 विस्की के ग्लासों ने मुझे दुस्साहसी बना दिया था। मुझ पर यह लानत होती अगर मैं उसको वो पैसे देने का ऑफर देता। अब इस बारे में मुझसे क्या करने की उम्मीद करती थी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या इसे कहीं दान में दे देता? तो तुमने रिश्वत मांगी, और इस रिश्वत के बदले तुम हावे को मेरी अथॉरिटी देने जा रहे थे कि वो फाउंडेशन के किराए वसूले। क्या ये सही है? रिश्वत गलत शब्द है मिस सैली। मैं कमीशन ले रहा था जिसका मैं खुद को हकदार मानता हूँ। कैसे हो हकदार तुम? कैसे घटिया बदमाश? वो बेतहासा चिल्लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर बंदर की तरह दांत निकालने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम इस्तेमाल करके अपनी सड़ी हुई जेब भरने की? मैंने अचानक एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़कर उसकी ठुड्डी अपने हाथ में ले ली। क्या तुम मुझे बदमाश कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। तुम एक गिरे हुए आदमी से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम बहुत बड़े डाकू हो। उसकी आवाज बढ़ती गई जब तक घर के हर एक आदमी ने उसे नहीं सुन लिया। जिस क्षण मैंने तुम्हें तुम्हारे भड़कीले सूट में देखा था और तुम्हारे चिकने चुपड़े तौर तरीकों को देखकर ही मैं जान गई थी तुम एक बदमाश थे। तुम अपना तमाशा बना रही हो। क्या तुम्हें मुझ पर ऐसे बरगेज की किसी लौंडिया की तरह चिल्लाना चाहिए? उससे तुरंत अपने कदम पीछे हटाए। उसका पतला छोटा चेहरा जर्द पड़ गया। क्या कहा तुमने मुझे? उसने कहा। अचानक उसकी आवाज कर्कश हो उठी। मैंने तुमसे कहा किसी वैश्या की तरह चिल्लाना बंद करो। मैंने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा। मैं तुम्हें इसके लिए पछताने पर मजबूर कर दूंगी। मैं तुम्हें बैंक से बाहर फिकवा दूंगी। तुम्हें इस शहर से धक्के मरवा कर बाहर निकलवा दूंगी। मैं देखूंगी कि तुम जब तक जिंदा रहो तुम्हें कोई दूसरी नौकरी ना मिले। इतना ड्रामा मत करो, मैंने अवहेलनापूर्वक कहा। तुम क्या सोचती हो तुम मुझे इस तरह डरा सकती हो? तुम अब लीड बीटर जैसे कमजोर आंसू बहाने वाले आदमी से व्यवहार नहीं कर रही हो। क्या तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हारी इन धमकियों और पागलपन की जरा भी परवाह नहीं करता? मैंने एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए और अपने चेहरे को जितना कठोर मैं बना सकता था उतना बनाते हुए कहा, समझी तुम? मेरे ख्याल से मैंने उसके गुस्से के पीछे हैरानी देखी। हम उसके बारे में देखेंगे। वो चिल्लाई। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगी और देखते हैं उसका इस बारे में क्या कहना है। वो तूफान की तरह मेरे पास से निकलकर बरामदे में आ गई। ये खतरा था। अगर मैंने उसे स्टर्नवुड से बात करने दी तो मैं गया काम से। मेरे पास खोने के लिए और था ही क्या? मैं अब खुद गुस्से की आग में जल रहा था और मैं उसके पीछे भागा, और जब वो फ़ोन उठाने वाली थी तभी उसके पास पहुंचा और मेरा हाथ उसके हाथ पर पड़ा। 1 मिनट रुको। वो उल्टा घूमी और उसका बायां हाथ तेजी से उठा और मेरी नाक की साइड में आकर टकराया। मुझे उसकी उंगलियों के पोरों की हड्डियों में मेरी खाल चीरती सी लगी। मेरे ख्याल से उसके बाद अवश्य ही मेरे सब्र का बांध टूट गया। मुझे सही ढंग से याद नहीं कि अगले कुछ क्षण क्या हुआ। अचानक ही मैंने खुद को उसके कंधे झिझोड़ते हुए पाया। उसका गाजरी रंग का सिर आगे पीछे झटके खा रहा था। मैं उसकी ओर ऐसे घूर रहा था जैसे मैं उसका खून कर दूंगा। उसने चीखने की कोशिश की पर उसके शरीर में इसके लिए कोई ताकत नहीं बची थी। उसका मुंह खुला हुआ लटक रहा था। आंखें खोपड़ी से बाहर निकलने को हो रही थी और वो भीतर तक बुरी तरह डर गई थी। मैंने उसे कुर्सी पर नीचे इतनी जोर से पटका कि वो उछलकर तकरीबन बाहर गिरने को हो गई, और अभी तक मेरे हाथ उसके कंधे पर थे और चेहरा उसके चेहरे के पास।
मैं धीरे से दरिंदगी भरे शब्दों में उसे कहने लगा। तो दोस्तों, ये था खूनी दौलत नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।